हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सी लैंग्वेज की सीक्वेंस का यह हमारा दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम सी के बेसिक जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, उसके कुछ जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले हम उसके अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं। क्या सीखते हैं? उसके अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं, राइट। ए टू पहले हम ABCD उसकी सीखते हैं कि A to Z जो लेटर्स हैं वो कैसे कैसे हैं, और उनको हम पहले सीखते हैं, राइट। तो जब आप ये अल्फ़ाबेट सीख लेते हैं कि ये अब हमारा अल्फ़ाबेट वाला टर्म जो है वो कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करते हैं, फिर अल्फ़ाबेट्स को मिलाना, कंबाइन करना स्टार्ट करते हैं, राइट। क्या करते हैं? उन अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करना स्टार्ट करते हैं। और जब आप उन अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करना स्टार्ट कर देते हो तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है आपका क्या? तो बन जाता है आपका वर्ड्स, राइट। क्या बन जाता है? वो वर्ड्स बन जाता है। तो हम उसको वर्ड कहने लगते हैं कि अल्फ़ाबेट को हमने कंबाइन किया, तो फिर हम क्या कहने लगते हैं उसको कि अब ये वर्ड हो गया, राइट। वर्ड हो गए, ठीक है। अच्छा, जब वर्ड को आप कंबाइन करने लगते हो तो फिर उसको क्या बोलते हैं? तो सेंटेंस बोलते हैं। तो अब वो क्या बन गया? सेंटेंस बन गया, राइट। तो अल्फ़ाबेट्स, फिर वर्ड्स बन गया, फिर वो सेंटेंस बन गया। अब जब कई सारे सेंटेंसेस को आप कंबाइन कर लेते हो तो आप उसको क्या कहते हो कि ये हमारा अब क्या बन गया? पैराग्राफ बन गया, राइट। तो ये जो फ्लो है कि हमने पहले अल्फ़ाबेट सीखा, फिर अल्फ़ाबेट से हमने वर्ड्स बनाना सीखा, फिर वर्ड्स बनाने के बाद हमने सेंटेंस बनाना सीखा, फिर सेंटेंस के बाद में हमने सीखा कि पैराग्राफ ऐसे इनको एक साथ लिख दिया जाता है तो पैराग्राफ बन जाता है, राइट। तो ये जो फ्लो आपने देखा अभी, यही सेम फ्लो जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज को पढ़ने लगते हैं, तो सी लैंग्वेज में भी कुछ इसी तरीके का फ्लो हमें देखने को मिलता है, राइट। जैसे देखिए, अगर हम बात करें कि सी लैंग्वेज के अंदर जो स्टेप्स आते हैं तो उसमें भी ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे जो आपको सीखने होते होंगे, राइट। तो अल्फ़ाबेट्स के बाद में कुछ और बनता होगा, तो वो अल्फ़ाबेट्स को क्या कहा जाता है सी के टर्म में? तो उसको कहा जाता है क्या? कैरेक्टर सेट। क्या कहा जाता है? कैरेक्टर सेट। और इस कैरेक्टर सेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो इस कैरेक्टर सेट के अंदर होता है अल्फ़ाबेट, इस कैरेक्टर सेट के अंदर होता है डिजिट, और क्या होता है? स्पेशल सिंबल्स होते हैं, राइट। अल्फ़ाबेट्स ये कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, डिजिट्स हो गए, ठीक है, 0 to 9। उसके बाद में स्पेशल सिंबल हो गए, ठीक है। तो कीबोर्ड पे कई सारे जो स्पेशल सिंबल्स बने होते हैं वो, तो इन सबको कोलैबोरेटली क्या कहा जाता है? कैरेक्टर सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरेक्टर सेट, ठीक है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है, जो इस सी लैंग्वेज को सीखने की सीरीज का सबसे पहला जो एलिमेंट आता है, उस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? तो कैरेक्टर सेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन कैरेक्टर सेट को अगर हम एक साथ कंबाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं, तो फिर हम इन्हीं से मिला के क्या बनाते हैं? तो हम जो बनाते हैं उसको कहते हैं कांस्टेंट। वो कांस्टेंट हो सकते हैं, वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो कीवर्ड्स हो सकते हैं, राइट। इन्हीं कैरेक्टर सेट से मिलके ये बने होंगे। ये कांस्टेंट की जो बात कर रहे हैं, वेरिएबल की बात कर रहे हैं, और कीवर्ड की बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी आपने वहाँ पे देखा वर्ड्स, ठीक है, तो उसी तरीके की चीज़ यहाँ पे भी है कि कांस्टेंट्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कीवर्ड्स होंगे। तो अब ये क्या होंगे, अभी हम आगे की स्लाइड्स में हम लोग बात करेंगे कि ये सब क्या होते हैं। तो जब हम कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड को यूज करते हैं, राइट, तो तो हमारे पास क्या बन के आता है? तो हमारे पास बन के आता है क्या? उसके क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन। कि हम जब इनको एक साथ लिखते हैं, कुछ फ्रेमिंग करते हैं इनकी, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, राइट। और यही इंस्ट्रक्शन का जब एक सेट बना देते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं उसको? तो हम उसको, उसी को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, राइट। तो ये जो फ्लो है लैंग्वेज को सीखने का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का, राइट, ये आपको मोस्टली लगभग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में ही ये कॉमन दिखेगा आपको, राइट। कि आप उसके कैरेक्टर सेट को सीखते हैं, उसके कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स को सीखते हैं, फिर उसके इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखे जाते हैं वो सीख लेते हैं, और उन्हीं इंस्ट्रक्शन को जब आप एक साथ फ्रेम कर देते हैं तो आप कहते हैं कि ये प्रोग्राम बन गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस, जो दूरी है वो आपको क्या करनी है? तय करनी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो टर्म हमने यूज किया है, कैरेक्टर सेट, फिर आगे ये कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, तो ये सब क्या होते हैं? एक एक करके हम लोग इनको पढ़ते हैं, समझते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सबसे पहला आपको चीज़ दिखेगा, जो जैसे हमने बात की कैरेक्टर सेट की, ठीक है। तो कैरेक्टर सेट में आपने समझा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कैरेक्टर सेट में अल्फ़ाबेट होता है, राइट। तो अल्फ़ाबेट कैपिटल A to Z भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल A to Z भी हो सकता है, राइट। क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो वो दोनों में फ़र्क
समझती है कि जो कैपिटल में आपने लिखा है वो कोई और चीज़ है, जो स्मॉल में लिखा है वो कोई और चीज़ है, ठीक है। तो दोनों के मतलब को वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देती है दोनों को, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। क्या कहा जाता है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो अल्फ़ाबेट्स की बात हो गई, ठीक है, जिसमें A to Z कैपिटल में, A to Z स्मॉल में आए, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बाद में क्या होता है? तो डिजिट्स की बात होती है। तो डिजिट्स में क्या क्या आ गया? तो 0 to 9 आ गया, राइट। क्या क्या आ गया? डिजिट्स में आ गया आपका 0 to 9। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये आपकी डिजिट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं स्पेशल सिंबल्स की, कि कौन कौन से स्पेशल सिंबल यूज़ हो रहे हैं। तो स्पेशल सिंबल में आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड के ऊपर कई सारे सिंबल ऐसे बने होते हैं, आपको एस्टिक एंड परसेंटेज हैश एट द रेट, इस तरीके के कई सारे सिंबल्स बने होते हैं। इन्हीं सिंबल्स को क्या कहा जाता है? स्पेशल सिंबल्स। क्या कहा जाता है? स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। तो कैरेक्टर सेट जो है वो इन तीनों चीज़ों से मिलके बना हुआ है, वो अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल। तो सबसे पहला यूनिट जो है प्रोग्रामिंग सी सीखने का, वो क्या है? कैरेक्टर सेट है। और उस कैरेक्टर सेट के अंदर ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिली। क्या? अल्फ़ाबेट्स देखने को मिला, डिजिट्स आपको देखने को मिला और स्पेशल सिंबल। और इनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब आपको आई होप ये कैरेक्टर सेट वाली बात जो है वो आपको सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हम जब ये कैरेक्टर सेट को मिलाते हैं और इनको यूज़ करके कुछ बनाते हैं, तो आपने देखा था अभी लास्ट में कि उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्या? तो उसको आप कह देते हो कि ये जो कैरेक्टर सेट से मिलके बनी हुई चीज़ है, ये कांस्टेंट या वेरिएबल या कीवर्ड, ये सब होते हैं, राइट। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं। कांस्टेंट, वेरिएबल या कीवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? तो कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है? वो वैल्यू जो फिक्स्ड है, बिल्कुल, ठीक है। क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है। या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसी एंटिटी जो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, जो चेंज नहीं होती है। ऐसी एंटिटी जो चेंज नहीं हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट कह रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी ये 5 या 7 ये क्या है? ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये, इसको हम क्या बोलते हैं? कि कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि वेरिएबल। तो वेरिएबल ऐसी एंटिटी जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, जैसे x है, x की वैल्यू अभी 5 है, और यहाँ पे x देख रहे हैं उसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 7 हो गई, राइट। तो x सेम था बट उसकी वैल्यू एक टाइम में 5 है, एक टाइम में 7 है। तो मतलब x की वैल्यू जो है वो क्या हो गई? चेंज हो सकती है। तो चेंज, जहाँ पे जब चेंजेस अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब हमने उसको क्या कह दिया? वेरिएबल कह दिया, ठीक है। उसको क्या कह दिया हमने? तो वेरिएबल कह दिया, राइट। तो ये जो आप यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं, जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो एक्चुअली इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा कि वेरिएबल एक्चुअली है क्या। तो वेरिएबल को आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि से इट इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर, ठीक है। ये क्या है? ये कंटेनर की तरीके से है, ठीक है। तो ये कंटेनर जो है, तो इसका मतलब इस कंटेनर में हम कुछ कंटेन कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू इसमें कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आप सेल्स यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये सेल्स देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो जो आपका कंप्यूटर का मेमोरी होता है वो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो सेल्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। क्या होती है? सेल्स के फॉर्म में होती है। और उन्हीं सेल्स के ऊपर ये जो डेटा होता है हमारा, या वैल्यूज़ होती हैं हमारी, वो जाके क्या होती हैं? सेव होती हैं। तो उन सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नेम दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? वेरिएबल नेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरिएबल नेम कहा जाता है। जो सेल्स हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नेम हमने दिया उसको हमने क्या कह दिया? वेरिएबल कह दिया, ठीक है। क्या कह दिया? वेरिएबल कह दिया, ताकि हम एड्रेस कर पाएँ कि उस लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको हम जब यूज़ करना चाहें अपने किसी भी प्रोग्राम में, तो हम उसको उस वेरिएबल नेम से क्या कर पाएँ? उसको यूज़ कर लें, राइट। दूसरी चीज़, जब हम उसको ऑपरेट करके कुछ उसकी वैल्यू चेंज करना चाहें तो हम वही वेरिएबल नेम यूज़ कर लें, राइट। तो ये जो मेमोरी के अंदर डेटा सेव है उसके सेल्स को राइट आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या? वेरिएबल नेम, राइट, वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो है क्या है? अभी 5 है, ठीक है। क्या है? x की वैल्यू 5 है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यही x की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। मतलब x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू एक टाइम में ये थी, एक टाइम में ये हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको वेरिएबल समझ में आया होगा, राइट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब कांस्टेंट की जो बात है कि आपने समझा कि ऐसी एंटिटी जिसकी वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। क्या है? जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं।
तो कांस्टेंट जो है हमारा वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट, क्या होता है प्राइमरी कांस्टेंट, और दूसरा होता है क्या सेकेंडरी कांस्टेंट। एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट और दूसरा हो गया क्या सेकेंडरी कांस्टेंट, राइट। तो अब प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर किस तरीके के कांस्टेंट रखे गए हैं और सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो देखिए। तो वो ये होता है कि प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर इंटीजर कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे इंटीजर कांस्टेंट, और रियल कांस्टेंट होगा और कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। तो मतलब प्राइमरी कांस्टेंट जो है वो तीन टाइप का हो गया, क्या इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंडरी कांस्टेंट जो है वो क्या क्या हो गया, तो वो एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, इनमरेटर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया और इनमरेटर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके बारे में कि जो प्राइमरी कांस्टेंट हैं, क्योंकि अभी हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं। अगर मैं इस सीधे टर्न पे आ जाऊंगा तो आपको अभी ये बात समझ में नहीं आएगी। जो सेकेंडरी वाली पार्ट है कि हम अगर अभी बात करें कि जो सेकेंडरी कांस्टेंट है इसमें जैसे एरे आ रहा है, तो अभी एरे अब हम लोग आगे आएंगे इसके कॉन्सेप्ट को जब उसको समझेंगे तब हम बताएंगे आपको कि एरे के कांस्टेंट कैसे हैं, कैसे लिखे जा रहे हैं, पॉइंटर कांस्टेंट क्या होते हैं, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जब डिस्कस होगा तब इस पॉइंट को कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो प्राइमरी कांस्टेंट जो लिखे गए हैं, जिसमें हमने इंटीजर कांस्टेंट की बात की, हमने रियल कांस्टेंट की बात की या हमने कैरेक्टर कांस्टेंट की बात की, तो पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है, कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, रियल कांस्टेंट क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, और कैरेक्टर कांस्टेंट जो होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, राइट। तो इनकी बात करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहला क्या है, इंटीजर कांस्टेंट, राइट। तो इंटीजर कांस्टेंट को लिखने का क्या तरीका है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, ठीक है, कम से कम एक डिजिट तो होनी ही चाहिए इंटीजर कांस्टेंट के अंदर, राइट। दूसरा कि इंटीजर कांस्टेंट जो होंगे दे मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट, मतलब उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर वो डेसिमल पॉइंट हो गया उसके अंदर तो वो दूसरा टाइप का हो गया, ठीक है, तो उसको रियल आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर कांस्टेंट जो होंगे वो उसमें एटलीस्ट वन डिजिट होना चाहिए, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात कि वो या तो पॉजिटिव होंगे या तो क्या होंगे निगेटिव होंगे, ठीक है, या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे। अब इंटीजर कांस्टेंट की एक रेंज बता दी गई, ठीक है, क्या रेंज बता दी गई कि इंटीजर कांस्टेंट अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, और अगर उसको पॉजिटिव बता दिए तो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। ये किसके लिए, 16 बिट ऑफ कंपाइलर, ठीक है, अगर कंपाइलर आपका 16 बिट का है तब ये रेंज होगी। अगर वो 32 बिट का कंपाइलर हुआ तो ये रेंज जो है वो बढ़ जाएगी, राइट, क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो अगर 16 बिट के कंपाइलर की बात करें तो जो रेंज है आपकी वो 32,768 माइनस में, ठीक है, यहाँ से लेके 32,767 ये कहाँ था, पॉजिटिव में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के रेंज के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर कांस्टेंट के अंदर आएंगी, ठीक है। तो आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 432, ये प्लस का मतलब पॉजिटिव, और ये आपका हो गया नेगेटिव में 654, फिर ये मैंने लिख दिया 782, तो इस तरीके के सारे नंबर, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक के रेंज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आएगी कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है और उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप जो रियल कांस्टेंट है वो देखते हैं। तो रियल कांस्टेंट लिखने के क्या तरीके हैं, तो देखिए रियल कांस्टेंट जो होगा, ठीक है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी उसी को हम लोग कहते हैं, रियल कांस्टेंट को ही, राइट। और जो ये रियल कांस्टेंट है तो वो हम लोग वो या तो देखिए या तो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, ठीक है, क्या होगा, या तो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, ठीक है। इन दोनों तरीके से हम लोग उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जो रियल कांस्टेंट है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म या फ्रैक्शनल फॉर्म की बात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ 346.25 ये प्लस में, ठीक है, -43.76, ठीक है, ये नेगेटिव में लिखा हुआ है। तो अब देखिए इसका रूल क्या है, तो रूल ये है, इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, मतलब कम से कम एक डिजिट तो होनी ही चाहिए, ठीक है, क्या होगा, कम से कम एक डिजिट तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए उसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात कि इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, इसके अंदर ये जरूरी है कि आप डेसिमल पॉइंट, जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं आप इन दोनों एग्जाम्पल्स में कि डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है, तभी आप उसको क्या बोलेंगे, रियल कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो तीसरी बात इसके बारे में है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो रियल कांस्टेंट जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस फॉर्म में
आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए ये रूल आपने देखा कि कम से कम एक डिजिट ही, एटलीस्ट एक डिजिट होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, डेसिमल पॉइंट का होना ज़रूरी है, और वो या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको फ्रैक्शनल वाला पार्ट समझ में आया होगा कि जो रियल नंबर हैं, रियल कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके लिए ये रूल रेगुलेशन इसको इस तरीके से फॉलो करें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा जो फॉर्म है रियल कॉन्स्टेंट का रिप्रेजेंट करने का, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो देखते हैं तो वो क्या है। तो आप एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, लिखा हुआ 3.4 राइट, 4.1 और माइनस में लिखा हुआ फिर 0.4 राइट, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ -5.2 -5 राइट। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ई आपको दिख रहा है कॉमन एक, है ना, कि हर एक जो कांस्टेंट है उसमें ई दिख रहा है, या तो वो कैपिटल में लिखा हुआ है या तो वो स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये कि वैल्यू जो लिखी हुई है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो यही रूल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लिखा हुआ है इट इज़ रिटन इन द टू पार्ट्स, दैट इज मेंटीसा एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। तो मेंटीसा और एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप इसको लिखते हैं, ठीक है। और मेंटीसा क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है, तो मेंटीसा जो ई के पहले लिखा हुआ है, ठीक है, जो डिजिट लिखा हुआ है ई के पहले, ठीक है, या जो वैल्यू लिखी हुई है ई के पहले, वो क्या है, वो उसको मेंटीसा बोलते हैं। जो ई के बाद में लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है रियल कांस्टेंट का, ठीक है, उसमें दो चीज़ें होनी जरूरी हैं, एक तो मेंटीसा और दूसरा एक्सपोनेंट, ठीक है, मेंटीसा और एक्सपोनेंट। और इसको आप समझ गए कि जो ई के पहले लिखा हुआ है वो क्या है, मेंटीसा है, और जो ई के बाद में लिखा हुआ है वो क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो मेंटीसा वाला पार्ट है एंड एक्सपोनेंट वाला पार्ट, ठीक है, दोनों क्या होंगे, वो सेपरेटेड होंगे किससे, इस लेटर से जिसको बोलते हैं ई स्मॉल में या ई कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप ई स्मॉल में लिखा हुआ है, और ये इस पार्ट को आप क्या कह रहे हैं, इस पार्ट को आप एक्सपोनेंट कह रहे हैं, इस पार्ट को आप क्या कह रहे हैं, मेंटीसा कह रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ई लिखा हुआ है, इसके बाद वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, इस अंदर वाले पार्ट, इधर वाले इस लेफ्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, तो मेंटीसा बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए दूसरी बात कि द मेंटीसा पार्ट में है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि जो मेंटीसा वाला पार्ट है वो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी माइनस में लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है, राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन हो सकता है, ठीक है, कौन सा, मेंटीसा वाला पार्ट। सेम इसी तरीके से, ठीक है, जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट है, ठीक है, जो क्या है, एक्सपोनेंट वाला पार्ट है, वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 38 पॉजिटिव में लिखा हुआ है, ठीक है, 8 पॉजिटिव में लिखा हुआ है, 4 पॉजिटिव में लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं -5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट हो या मेंटीसा वाला पार्ट हो, दोनों पार्ट में क्या हो सकता है, दोनों पार्ट में नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये रियल कांस्टेंट की बात आपको समझ में आई होगी कि हम इसको क्या करते हैं, दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला फॉर्म है आपका क्या, फ्रैक्शनल फॉर्म, और दूसरा फॉर्म है आपका क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो दोनों फॉर्म में कैसे लिखा जाता है कांस्टेंट को, वो आपने देखा और आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं हम लोग किसकी, कैरेक्टर कांस्टेंट की, ठीक है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं, तो देखिए कैरेक्टर जो कांस्टेंट है, जब आपने पढ़ा था क्या, कैरेक्टर सेट पढ़ा था, तो कैरेक्टर सेट में पढ़ा था आपने कि डिजिट्स हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो कोई भी, या तो वो अल्फ़ाबेट हो, क्या हो वो, अल्फ़ाबेट हो, वो सिंगल डिजिट हो, या वो स्पेशल सिंबल हो, ठीक है, क्या हो, अल्फ़ाबेट हो, सिंगल डिजिट हो, या स्पेशल सिंबल हो। अगर वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक कांस्टेंट है, किस तरीके का, कैरेक्टर टाइप, ठीक है, कैरेक्टर टाइप का कांस्टेंट बन गया। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सिंगल कोट्स मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने इस सिंगल कोट्स में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है, 1 लिख दिया। या इस सिंगल कोट्स के अंदर मैंने ऐसे लिख दिया सी, ठीक है, सी लिख दिया। या इस सिंगल कोट्स के अंदर से इस तरीके से मैंने कोट्स लिख दिया। फिर ऐसे सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया क्या, स्पेशल सिंबल की बात करें तो से मैंने ऐसे लिख दिया स्टार, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, स्टार बना दिया, ठीक है। तो ये इसकी बात हो गई। तो अल्फ़ाबेट्स को आपने देख लिया कि अगर वो सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है इस तरीके से, या डिजिट्स कोई भी है वो सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है, या स्पेशल सिंबल कोई भी जो कीबोर्ड पे बने हुए हैं
वो देख रहे हैं आप स्पेशल सिंबल, तो उनमें से भी कोई भी अगर वो सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या बन गया, वो कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया। ठीक है, क्या बन गया, कैरेक्टर टाइप का कांस्टेंट बन गया। ठीक है, अच्छा तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी 1 कैरेक्टर। जैसे अभी आपने देखा है, ठीक है, कि क्या देखा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंगल कोट्स में क्या लिखा हुआ है, एक कैरेक्टर, एक डिजिट। ठीक है, एक डिजिट लिखी हुई है। ऐसे यहाँ पे भी देख रहे हैं एक अल्फ़ाबेट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं एक स्पेशल सिंबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कैरेक्टर कांस्टेंट होगा वो एक कैरेक्टर का होगा। ठीक है, एक कैरेक्टर का होगा। अब देखिए एग्जांपल यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। ठीक है, कि ये एग्जांपल लिखे हुए हैं सिंगल कोट्स में। मैंने ये लिखा हुआ है, एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स में एक डिजिट लिखा हुआ है, फिर मैंने स्पेशल सिंबल लिखा हुआ है। तो इस तरीके से कैरेक्टर कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट का इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अब आ गया हमारे पास वेरिएबल। ठीक है, क्या आ गया, वेरिएबल। तो देखिए कांस्टेंट की बात की हमने। ठीक है, क्या बात की हमने, कांस्टेंट की बात की। और अब उसमें हमने डिस्कस किया कि रियल कांस्टेंट क्या हुए, इंटीजर कांस्टेंट क्या हुए, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या हुए। तो अब जैसे कैरेक्टर सेट के बाद में आपने यूनिक पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, तो ये जो यूनिक थी आपकी जिसमें आ रहा था क्या, कांस्टेंट आ रहा था, वेरिएबल आ रहा था और कीवर्ड आ रहा था। तो कांस्टेंट को तो आपने समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वेरिएबल की। और वेरिएबल अभी जिससे मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया कि वेरिएबल क्या है मेमोरी में, क्योंकि जो मेमोरी जो है हमारी कंप्यूटर की वो सेल्स के फॉर्म में है। ठीक है, सेल के फॉर्म में है, और सेल के फॉर्म में है तो उस सेल के अंदर जो हमारा डेटा वैल्यू सेव हो रहा है, राइट, तो वो किसी ना किसी सेल पे जाके सेव होगा। तो उस सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो नेम देते हैं, ठीक है, जो नेम देते हैं उसी को हम लोग वेरिएबल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ये वेरिएबल कोई एक्स है, इसकी वैल्यू को क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये पूरा मेमोरी का सेल है, ये एक्स नाम दे दिया हमने इसको, और उसका वैल्यू क्या दे दिया हमने, 4 दे दिया। ठीक है, अब इस सेल का कुछ एड्रेस भी होगा तो आगे अभी वो टर्म आएगा कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अब वेरिएबल को पहले देख लीजिए क्या होता है। तो जैसे आपने समझा कि ऐसी एंटिटी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो सकती हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती हो। जैसे मैंने बात की यहाँ पे एक्स है और इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, क्या है, एक्स है और उसकी वैल्यू क्या है, 4 है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हमने मान लिया से मैंने कुछ ऐसा ऑपरेशन किया उसमें, और एक्स की जगह पे हमने इसमें कुछ एडिशन कर दिया, 1 का मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब अभी क्या बन गई, तो ये 5 बन गई। ठीक है, तो अभी एक्स पहले 4 था, अभी क्या बन गया, अब ये 5 बन गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। अच्छा, अब देखिए इसके बारे में दूसरी बात कही जा रही है कि वेरिएबल नेम आर नेम्स गिवन टू लोकेशंस इन मेमोरी। तो यही बात जो मैंने अभी बताई कि ये सेल्स हैं मेमोरी लोकेशन में, इन्हीं को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कुछ नेम दे दिए, तो वो वेरिएबल नेम कहलाया। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या है, दीज वेरिएबल्स कैन होल्ड कांस्टेंट वैल्यू ऑफ दियर टाइप। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं वो जो वैल्यू कंटेन करेंगे या जो कांस्टेंट उसके अंदर रखा जाएगा उस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, क्या होगा, जो कांस्टेंट उसके अंदर रखा जाएगा वो उसी टाइप का होना चाहिए। जैसे मान लिया इंटीजर कांस्टेंट अभी आपने पढ़ा, कैरेक्टर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। तो अगर वेरिएबल हमने बना रखा है किसका, इंटीजर कांस्टेंट टाइप, इंटीजर टाइप का, ठीक है, क्या बना रखा है हमने, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रखा है। तो इसका मतलब हम इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन हो गया कि हम जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे वो इंटीजर टाइप का होगा। से मैंने x इक्वल टू 2 लिख दिया। ठीक है, तो वेरिएबल हमारा जो इंटीजर टाइप का था वो क्या किया, वो वैल्यू जो कंटेन किया वो कैसा कंटेन किया, वो इंटीजर टाइप का कंटेन किया। ठीक है, से कोई वेरिएबल है ये y जो कैरेक्टर टाइप का है, तो कैरेक्टर टाइप का है तो इसके अंदर जो वैल्यू फिल की जाएगी वो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। तो से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, अच्छा तो कहने का मतलब है कि जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल जिस भी टाइप का है उसी टाइप की वैल्यू को कंटेन कर सकता है। ठीक है, उसी टाइप की वैल्यू को क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि वेरिएबल x है, वेरिएबल y है। x जो है टाइप 1 का है और y जो है टाइप 2 का है। ठीक है, तो ये टाइप 1 की वैल्यू को कंटेन करेगा, ये क्या करेगा, टाइप 2 की वैल्यू को कंटेन करेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जिस भी टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप की वैल्यू को वो होल्ड करेगा या कंटेन करेगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि इन वेरिएबल के नेम को लिखने का कुछ रूल होता है। ठीक है, वो रूल क्या होते हैं तो हम लोग उसको देखते हैं। पहली बात तो ये है कि जो वेरिएबल नेम है वो क्या हो सकता है, वो 1 to 31 अल्फ़ाबेट का एक सेट हो सकता है। ठीक है, जो आप लिख रहे हैं वेरिएबल नेम, जैसे मैंने बताया था अभी कि एक्स नाम का मैंने वेरिएबल लिया, मैंने वाई नाम का वेरिएबल लिया, ये लिया वेरिएबल नेम। ठीक है,
तो ये वेरिएबल नेम क्या हो सकता है, तो इट कैन बी ए कम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, ये 1 to 31 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ डिजिट्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकता है। से मैंने ऐसे लिख दिया x1 x12, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने वेरिएबल नेम, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 1 to 31 अल्फ़ाबेट की बात की है हमने, इसके अंदर डिजिट्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो पहला कैरेक्टर होगा उस वेरिएबल नेम का, ठीक है, क्या होगा, जो पहला कैरेक्टर होगा वो हमेशा कैसा होगा, वो या तो अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट मीन्स अब या तो वो कैपिटल ए टू जेड होगा या तो वो क्या होगा, स्मॉल ए टू जेड होगा, ठीक है, कैपिटल ए टू जेड होगा या स्मॉल ए टू जेड होगा, या फिर अंडर स्कोर हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, अंडर स्कोर हो सकता है, अंडर स्कोर, ठीक है। तो या तो वो कैपिटल ए होगा, ए टू जेड होगा, या स्मॉल ए टू जेड होगा, या फिर अंडर स्कोर हो सकता है। वेरिएबल नेम की लेंथ जो होगी 1 to 31 अल्फ़ाबेट मान सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि उसके अंदर जो है डिजिट्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो वेरिएबल नेम जो होगा वो जब स्टार्ट करेंगे आप, तो उसका पहला कैरेक्टर या स्टार्टिंग कैरेक्टर जो होगा वो या तो कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड होगा, या फिर अंडरस्कोर होगा, ठीक है। नो कॉमास आर ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ वेरिएबल नेम, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जैसे आपने लिख दिया हेलो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है, तो मैंने हेलो, ठीक है, मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने हेलो लिख दिया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे कोई स्पेस दे दूँ इस जगह पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल नेम गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, या मैं ऐसे कहीं पे कॉमा दे दूँ एच की, इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया, तो कहने का मतलब ये है कि वो जो आप उसमें सॉरी आप जो उसमें अल्फ़ाबेट्स ले रहे हैं या डिजिट्स ले रहे हैं या अंडरस्कोर ले रहे हैं, वो सब उसके बीच में कोई गैप ना हो, उसमें कोई स्पेस ना हो, ठीक है, कोई स्पेस ना हो। दूसरी बात, उसमें कॉमा अलाउड नहीं है, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो वेरिएबल नेम जो होगा, अब आपको ये समझ में आएगा कि वेरिएबल नेम कैसा हो सकता है। तो वेरिएबल नेम आप कोई भी वैलिड नेम ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बात की गई है कि 1 to 31 अल्फ़ाबेट, तो इतना बड़ा नाम लेके आप क्या करेंगे, वेरिएबल नेम, भैया आप कोई वेरिएबल नेम बना रहे हैं, तो उससे आपने कोई नेम नाम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, नेम नाम का वेरिएबल बना दिया। तो नेम नाम का वेरिएबल अब समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन 1 से 31 अल्फ़ाबेट जो ये पूरा लॉन्ग है, इतना लॉन्ग हो गया, तो इतना बड़ा नाम हम लोग कहाँ क्यों यूज़ करेंगे, ऐसा हम ऐसा नाम यूज़ करें जो कन्वीनियंट हो, क्योंकि हमें वेरिएबल बना रहे हैं, तो वेरिएबल को हम नीचे अपने प्रोग्राम में ऑपरेट करने के लिए भी यूज़ करेंगे, राइट। तो कोई भी एक वेरिएबल जो वैलिड नेम जो आपको लगे, ठीक है, जैसे 5 अल्फ़ाबेट, 7 अल्फ़ाबेट ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 31 मैक्सिमम यहाँ तक हम लोग क्यों जाएँ कि जब हमें उसको यूज़ करना होगा बार बार, तो से इतना लंबा आपको नाम लिखना पड़ेगा हमेशा, है ना। तो हाँ, ये लिमिट दी गई है कि यहाँ से यहाँ तक हो सकता है ना, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी चॉइस है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेमिंग कन्वेंशन किसका, वेरिएबल का, ठीक है। वेरिएबल का नेम जब आप बनाएंगे तो आप इन चीज़ों को तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर आर अलाउड, ठीक है, मतलब अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और स्पेशल सिंबल अगर आप चाहें कि यूज़ कर लें तो आप उसको यूज़ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि जो वेरिएबल है वो उसमें डिजिट होंगे, उसमें अल्फ़ाबेट होंगे या अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे SI, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अंडरस्कोर var1, ठीक है, मैंने नेम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल नेम चूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं कीवर्ड्स की, ठीक है। कीवर्ड्स या इन्हीं को बोला जाता है रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है। रिजर्व्ड वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड जो पहले से रिजर्व हैं, मतलब उनकी मीनिंग जो है उसको पहले से पता है आपका जो कंपाइलर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, दोज वर्ड्स हुज मीनिंग हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन टू कंपाइलर, मतलब उनकी मीनिंग जो है पहले से कंपाइलर को पता है। जैसे अभी हम वेरिएबल नेम की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ नेम अपने हिसाब से लिखेंगे, राइट। क्या करेंगे, हम उन नेम्स को अपने एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो पहले से कंपाइलर को पता है कि इसकी मीनिंग ये होती है, इसका काम ये होता है, ठीक है। तो हम उन मीनिंग को एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। क्या है कि उन मीनिंग की, क्योंकि उसकी मीनिंग जो है उसको पहले पता है कि ये जो वर्ड है इसका काम ये होता है, ये इसलिए यूज़ होता है। तो अगर आप उसको फिर एज ए वेरिएबल यूज़ करने लगेंगे, तो मतलब क्या होगा कि अब आप उसकी डेफिनेशन को फिर से रीडिज़ाइन करने जा रहे हैं और फिर से उसको बताएंगे कंपाइलर को कि ये कोई चीज़ है।
तो ऐसा अलाउड नहीं है, आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अवॉइड करिएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। जैसे मैंने अभी बताया कि एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वेरिएबल एक आप इंस्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश करें कि ये मेरा वेरिएबल है, इसमें हम ये काम करेंगे, और उसकी मीनिंग पहले से बनी हुई है, तो वो पहले से उसको पता है कि भाई ये कुछ स्पेशल चीज़ है, ये इसका ये काम होता है, और फिर भी आप उसको एक नई डेफिनेशन देना चाहेंगे, तो ये आपको अलाउड अभी नहीं है। हालांकि ये होता है ऐसा, लेकिन अभी आप इसको अवॉइड करिए, ठीक है। अच्छा, देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी, ठीक है। ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर 32 टोटल क्या है कीवर्ड्स हैं, वो क्या हैं, तो वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। कि लिखा हुआ है ऑटो, लिखा हुआ है डबल, लिखा हुआ है इंट, लिखा हुआ है स्ट्रक्ट, लिखा हुआ है, लाइक ब्रेक है, एल्स है, लॉन्ग है, स्विच है। तो ऐसे कुल मिला के आपको ये जो दिख रहा है, जो लिस्ट दिख रही है आपको, ठीक है, वो कीवर्ड्स की या रिजर्व्ड वर्ड्स की लिस्ट है, जो टोटल कितने हैं, 32 हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात पूरी समझ में आई होगी, राइट। तो बस आज की क्लास में इतना ही, और थैंक यू सो मच।